तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा था ह्यूमन राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हमारा एक अधिकार जो है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक था, वो कल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका प्रावधान है आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 में भी हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। वो कौन कौन सी हैं ये हम अभी देखते हैं। वेरी गुड। हाँ देखो, कल वाला यही था। ठीक है, चलो इसी में आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है ना, इसी में आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है बेटा, इससे पहले क्या था हमारा समानता का अधिकार, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब समानता का अधिकार ये था 14 से 18 तक, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार ये है हमारा जो है आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 तक। तो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 को समझेंगे। अभी इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 19 में क्या है। ठीक है ना, तो अभी हम जो है इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि नंबर 1, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है ना, आजादी या स्वतंत्रता एक ही बात है। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति क्या होता है? बोलने की आजादी, अपने विचार रखने की आजादी। जो मीडिया वाले होते हैं ना, उनको कौन सी वाली आजादी होती है? यही वाली अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर वो किसी से कोई भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ठीक है ना, और जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसके पीछे कुछ विचार आते हैं। वो क्या है? वो अभिव्यक्ति, मतलब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है, अपने विचार रख रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पे ही सपोज दैट कोई कानून बना या किसी ने कुछ गलत किया, उसका पुतला फूंक दिया, तो क्या हुआ? वो मतलब उन लोगों ने उससे नाराजगी दिखाई है। जितनी मूवी बनती है ये सब क्या है? ये सब अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, मतलब वो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। नंबर 2 में क्या है? आप जो है कोई भी सभा कर सकते हो बिना हथियार के शांति सभा आप कर सकते हो। ये आजादी जो है हमें आर्टिकल 19 देता है। जितनी ये जो है आज वो सभा होती है, जैसे कहीं पे भी लोग इकट्ठे होना, ठीक है ना, किसी मुद्दे को लेके, वो सब क्या है? आर्टिकल 19 के तहत आजादी दी जाती है उन्हें, दूसरी वाली जो आजादी है। ठीक है, नंबर तीसरे पर क्या है? संगठन बनाने की आजादी। मतलब जो है, जो व्यक्ति सभा कर रहे हैं वो एक संगठन भी बना सकते हैं। अब जैसे उन्होंने एक संगठन अपना बना लिया, उसको रजिस्टर करवा लिया, अब वो संगठन के आधार पर आगे कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो संगठन बनाने की आजादी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? 19। नेक्स्ट है आपका जो है संचरण।
संचरण मतलब आने जाने की आजादी, कहीं पे भी आप जो है आना जाना कर सकते हो, आने जाने की आजादी, ठीक है ना। पूरे देश में आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, पूरे देश में आप कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ हद तक अपराध, जैसे कि कोरोना टाइम पे आपका आना जाना बंद हो गया था। मान लो कोई एड्स से पीड़ित है या कोई इस लेवल की किसी को बीमारी है कि पता लगा कि वो कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वहां भी बीमारी फैला देगा, ठीक है ना। तो वो, या फिर कोई असामाजिक तत्व है, पता लगा कि ये वहां जाके जो है विवाद फैला सकता है, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। अदरवाइज हमें संचरण करने की आजादी, पूरे देश में आने जाने की आजादी है। नेक्स्ट, हम जो है कहीं पे भी अपना निवास कर सकते हैं, हमें कहीं पे भी रहने की आजादी है, पूरे देश में हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी अपना आवास बना सकते हैं। इसके बाद देखो, इसमें भी एक संपत्ति की आजादी थी, इसको जो है खत्म कर दिया है। इसमें भी कितनी आजादी थी, पहले 7, जैसे हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, 7, एक को खत्म कर दिया, कौन से को, संपत्ति के अधिकार को, तो अब कितने रह गए, 6। इसी प्रकार आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में भी हमें 7 प्रकार की आजादी थी, जिसमें से एक पॉइंट को खत्म कर दिया, संपत्ति वाले को, ठीक है। और अब हमारे पास 6 प्रकार की आजादी रह गई, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब आप कहोगे कि सर वहां पे वो आर्टिकल 31 में था और ये फिर आर्टिकल 19 में आ गया, तो जो वो 31 में था आएगा वो अभी, है ना, अभी फिर से उसको भी करवा देंगे। तो जो वो संपत्ति थी, वो वाली संपत्ति जो 31 से खत्म की गई है, वो होती है हमारी पूर्वजों वाली पुश्तैनी संपत्ति, उसका खत्म अधिकार। ये वाली संपत्ति वो है जो हम खुद अर्जित करते हैं, ठीक है ना, ये हमारी स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति, दोनों को खत्म कर दिया और दोनों को कानूनी अधिकार बना दिया, गवर्नमेंट आपसे उसे ले सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है व्यापार करने की आजादी। आप जो है कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर भी आप जो है व्यापार कर सकते हो, ठीक है ना, कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। आपको पता चला कि चलो अब जो कश्मीर में तो बढ़िया आना जाना चल रहा है, वहां जाके सेब बेचने का व्यापार कर लेते हैं, कर लो जाके, ठीक है ना। आपको पूरे ऑल इंडिया कहीं पे भी जाके व्यापार बिजनेस कर सकते हो। ये सारे, ये जितनी भी आजादी है, ये हमें कौन देता है, आर्टिकल 19। 6 प्रकार की है, अभी पहले कितनी थी, 7 प्रकार की, कौन सी खत्म कर दी गई, संपत्ति वाली, ठीक है ना। अब जो है हमारा आर्टिकल आएगा, इससे अगले कौन आएगा, इससे आगे हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, ठीक है ना, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 हमें क्या देता है, अनुच्छेद 20 से हमें जो है पता चलता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा, मतलब एक अपराध की एक सजा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई अपराध किया और मतलब उसने अपराध किया, सजा काटे आया, फिर से कुछ दिन बाद पता चला कि पकड़ के फिर से बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। एक अपराध की एक सजा, एक बार सजा काट ली, अब वो जो है मुक्त है, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा कोई अपराध करेगा तो वो फिर से जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, किसी भी, आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को, देखो अपराध का मतलब ये नहीं कि बस उसकी FIR हुई और वो अपराधी हो गया, नहीं, वो पहले आरोपी होता है, आरोपी, उसकी देखो FIR हो जाए, मुकदमा चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हुआ हो। जैसे उसका आरोप सिद्ध हो गया तो वो फिर आरोपी से क्या बन जाता है, अपराधी, ठीक है ना, फिर उसको सजा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है इसमें कि जिस समय, मतलब अपराध के समय, ठीक है, मतलब अपराध के समय, अपराध करने के समय
जो कानून था वही सजा के लिए मान्य होगा। ठीक है ना। जैसे सपोज किसी ने आज अपराध किया, ठीक है, आज उस अपराध के लिए सजा है उसकी 5 साल की। पता चला कि वही अपराध, उसी अपराध की सजा 1 साल, मतलब जैसे वो मुकदमा केस चलते रहते हैं काफी लंबे समय तक, ठीक है, और उसका केस चलता जा रहा है कि 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद पता चला कि उसी अपराध के लिए सजा बढ़ा दी। तो जो सजा बढ़ा दी गई 7 साल की मान लो कर दी, तो वो 7 साल की नहीं, उसको सजा जिस समय उसने अपराध किया था उस समय उस अपराध के लिए जो सजा निर्धारित थी वही सजा उसे दी जाएगी। अपराध के समय निर्धारित सजा को ही उसको दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आर्टिकल 20 में, ये था आर्टिकल 20 में। अब जो है कौन सा आर्टिकल आ गया, अब आ गया आपका आर्टिकल 21, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21। इसमें क्या है, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब लगता है ना राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय ये वाला आर्टिकल हमारा जो है, सारे आर्टिकल जो है हमारे निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, 21 वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जीवन जीने की आजादी। तो जीवन तो जिएगा भाई, चाहे तुम जो है कोई सा भी वो लगा दो जो है किसी भी तरीके का देश में, ठीक है ना, आपातकाल लगा दो, लेकिन जीवन तो जिएगा व्यक्ति। तो इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब जैसे कि मुझे, मेरे प्राणों को कोई ऐसे ही नहीं ले सकता, या मैं खुद भी नहीं ले सकता। मैं अपनी आत्महत्या नहीं कर सकता। यदि मैंने अपने प्राणों को खुद से ले लिया और बाय द वे या मैं मर गया, तब तो मर गया, कुछ नहीं होगा, लेकिन बाय द वे बच गया, तो धारा 309 के तहत मुकदमा चलेगा किस व्यक्ति पे, जिसने अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया था, उसी व्यक्ति पे। ठीक है ना। इसलिए हम अपने प्राणों को ना खुद ले सकते ना कोई और ले सकता। सिर्फ इनके लिए जो कानून में प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग जज सजा सुनाएगा, तब वहां पे भी जो निर्धारित व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग ही उसके प्राण लिए जा सकते हैं। मान लो किसी को सजाए मौत हो गई, फांसी की सजा हो गई, ठीक है, मतलब कि जो इसकी सजा मृत्यु दंड है। अब मृत्यु दंड का ये नहीं कि कुत्तों के लिए छोड़ दिया, कुत्ते खा जाओ, या फिर कहीं ऐसे फेंक दिया, पटक दिया किसी के सामने, ठीक है ना, कि चलो शेर को खवा देते इसका भोजन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपकी सजा जिस तरीके से प्रोसेस है उसी अकॉर्डिंग आप उसके प्राण ले सकते हो। ठीक है ना। जैसे सजा के लिए प्रावधान है फांसी का, कि ये करना वो करना, नहलाना है उसको, ये पूछना वो पूछना, तो उसका जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है आप मृत्यु दंड देके उसके प्राण ले सकते हो, अदरवाइज और कोई नहीं ले सकता। प्राणों में देखो इसमें ये भी है, मान लो किसी की कोई बाइक है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती जा रही है, धुआं दे रही है वो, ठीक है, तो जो वो धुआं निकल रहा है जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, उस पर्यावरण से हमारे अंदर हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, वो दूषित वायु हमारे अंदर जा रही है, उससे भी हमारे प्राणों को खतरा है। इसीलिए किसी भी इस प्रकार की गाड़ी वाहन पर भी प्रतिबंध है जो बहुत ज्यादा धुआं फेंक रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड फेंक रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है, उसी को ये धुआं के माध्यम से बाहर फेंकती हैं गाड़ियां, ठीक है ना। तो धुएं वाली गाड़ी तो बहुत ही घातक होती है रोड पे, ठीक है ना बेटा। हाँ अच्छा, इससे हमारे जो है मतलब शरीर हेल्थ सब के लिए नुकसान होता है। तो ये हमें प्राण की आजादी है, ठीक है ना। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक में क्या है, अब देखो प्राण तो हो गया, दैहिक में आप मान लो एक तरह से जैसे कहते हैं ना जिंदा लाश, कि व्यक्ति जिंदा भी है लेकिन वो अपने तरीके से जी नहीं पा रहा है, अपने तरीके से वो जी नहीं पा रहा है, इसके लिए उसकी ये वाली आजादी का आनंद हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कोई लड़की है, वो नहीं चाहती कि मेरी शादी उस व्यक्ति के साथ की जाए, लेकिन
फिर भी घर वाले यदि कर देते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि चलो ठीक है, तो अब उस व्यक्ति के अंदर, उस लेडीज के अंदर प्राण तो है, लेकिन उसकी जो जीवन जीने की जो इच्छा थी वो वहां पे कहीं किसी हद तक जो है खत्म है। मतलब उसकी देह सिर्फ जो है यूज की जा रही है, अदरवाइज उस देह को कोई स्वतंत्रता या आजादी नहीं है। अब चाहे लड़की हो या कोई और भी हो, मान लो कोई बंदा है, कोई काम नहीं करना चाह रहा, आपने उसको जबरदस्ती अपने यहाँ पे लगा रखा है, तो प्राण तो उसके अंदर हैं, लेकिन उसकी देह स्वतंत्र नहीं है, देह को कोई आजादी नहीं है, क्योंकि उसको आपने आपका शोषण कर रहे हो। ठीक है, ये होती है देह स्वतंत्रता। मतलब हमारी देह भी, हम मेंटली भी आजाद रहें और फिजिकली भी, ये होती है हमारी आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या बताता है कि आपके प्राण भी स्वतंत्र रहें और आपकी देह भी स्वतंत्र रहे, फिजिकल बॉडी। वेरी गुड। अब आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है, इसमें है बेटा निवारक निरोध। क्या? निवारक निरोध। देखो इस निरोध से भी बहुत कुछ समझने को मिलता है। निरोध का मतलब होता है कोई भी समस्या आने से पहले उसकी रोकथाम करना, होने से पहले ही रोक लो। देखो और में क्या होता है, आपने देखा होगा किसी ने कोई अपराध कर लिया, उसको जो है फिर उस पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, अब उसका वो जो अपराध सिद्ध हो गया तब उसको सजा हो जाएगी। तो ये सब होने के बाद वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये क्या कहता है कि अपराध हो ही ना, कोई भी घटना हो ही ना, उससे पहले ही रोक लो उसको। ठीक है ना। तो निरोध शब्द हमेशा कहां पे यूज होता है, किसी भी अपराध या समस्या को होने से पहले रोक लिया जाए। ठीक है। अब निवारक, निवारक मतलब करना। अब जैसे कि देखो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कोई चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया है। अब चुनाव के समय जैसे 8 नंबर में नाम होते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोग जो है अच्छी लेवल के अपराधी होते हैं, ठीक है, जिन पर मुकदमा बहुत सारे चल रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर होते हैं ना, कुछ जो है ऐसे ही। ठीक है। अब उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को चुनाव से पहले ही अंदर बंद कर लिया जाता है लोग में। ठीक है ना। उन्हें जो है अपनी पुलिस हिरासत में ले लेती है पहले से ही, या फिर जो है इस प्रकार की कोई घटना होने की आशंका हो कि इस व्यक्ति के होने से ये वाला अपराध या ये वाले दंगे हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को पुलिस पहले उठा के रख लेती है। ठीक है। तो ये जो पहले उठाना, पहले ही हिरासत में लेना, ये क्या कहता है, निवारक निरोध। मतलब उसका निवारण हो रहा है, किसका, समस्या या उन दंगों का जो कि होने वाले थे, होने से पहले ही उसे बंद कर लिया। ठीक है ना। अपराधियों को घटना होने से पहले, होने से पहले ही हिरासत में लेना। ठीक है ना। को घटना होने से पहले हिरासत में लेना। ठीक है ना। ये इसका एक उदाहरण है, ये इसका एक एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है। अब ये हो गया हमारा दूसरा वाला अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 1819 से 22 तक। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा आपका जो है, इसके बाद आएगा आपका शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण से विरुद्ध अधिकार। देखो एक और सुन लो, ये जो है ना आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 उसको क्या कहते हैं, संविधान की रीढ़ कहा जाता है उसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैकबोन, संविधान की रीढ़ क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है संविधान की रीढ़। इसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है।
ठीक है ना। इस वाले आर्टिकल को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। और अभी आगे एक और आएगा, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसे क्या कहा जाता है? उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। कौन से वाले को? 32 को। प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। किसकी? संविधान की। ठीक है ना, संविधान की। वेरी गुड। तो अभी जो है हमारा कौन सा आएगा? आर्टिकल 23 से 24 तक जो विवरण है वो किसका है? इस वाले का। आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 से 24 कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें पहले कौन सा है? 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलाश्रम, मतलब जबरदस्ती। जबरदस्ती। इसमें आप लिख सकते हो बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मतलब जबरदस्ती किसी पे काम करवाना, बल के आधार पे। भाई देखो, जबरदस्ती का मतलब बल के आधार पे ही हो गया। भाई कोई कमजोर तो जबरदस्ती करवा नहीं सकता कि कोई कमजोर व्यक्ति है और फिर भी वो जबरदस्ती काम करा ले किसी से। काम जबरदस्ती कौन कराएगा? जिसमें ज्यादा बल होगा, शारीरिक या आर्थिक। ठीक है, तो बलाश्रम। अच्छा, इस पे रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है? 23। ठीक है ना, इस पे रोक मतलब आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते हो। ठीक है, जबरदस्ती मतलब बंधुआ मजदूरी, बलाश्रम, इन सब शब्दों का निषेध करता है कौन? आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 इन सब का निषेध करता है, इन सब पे रोक लगाता है कि आप जबरदस्ती किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक और आर्टिकल है, इसी में कौन सा है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम। बाल श्रम, देखो इसमें कंफ्यूज मत ना, वो है बलाश्रम या बाल श्रम। बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने न भेजा जाए। ठीक है ना, न भेजा जाए। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका ये पेज भर गया, दूसरा चेंज निकालो। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो बाल श्रम इसमें क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जो है किसी भी कारखाने या किसी फैक्ट्री या किसी भारी काम के लिए नहीं भेज सकते हो। 14 साल के बाद 14 साल के बाद के बच्चे को आप किसी हल्के फुल्के काम पे भेज सकते हो। जैसे किसी होटल पे भेज दिया, बर्तन साफ कर रहा है, पोछा लगा रहा है, किसी कंपनी में भेज दिया, किसी ऑफिस में या किसी पड़ोसी के यहाँ पे छोटे मोटे काम को कर सकता है। कब तक? 18 वर्ष से पहले। 18 वर्ष के बाद फिर आप उस पर कोई भी काम भारी करवा सकते हो। अच्छा, 14 साल तक के बच्चे को क्या करना है? गवर्नमेंट के आधार से गवर्नमेंट क्या चाहती है? जब 14 साल तक का बच्चा कोई काम ही नहीं करेगा तो करेगा क्या? तो गवर्नमेंट कहती है इसको पढ़ाओ। गवर्नमेंट क्या कहती है? इसको पढ़ाओ। अब घर वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहां से पढ़ाएं इसको? तो गवर्नमेंट कहती है इनको 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन हम दिलवाएंगे। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान गवर्नमेंट करती है। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हो गया। तो अभी उससे नेक्स्ट कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार। ये कौन सा है, कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल आपका जो है 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। तो आर्टिकल 25 में क्या है, तो आइए अब हम ये देखते हैं कि आर्टिकल जो है 25 में क्या है। आर्टिकल 25 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी। हमें जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी है। हम जो है व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमें हिंदू धर्म ही मानना है। हम जो है इस्लाम धर्म को मान सकते हैं, हम जो है ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन वाले को, हम सिख धर्म को, जैन धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है ना। ये लेकिन हमारी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, व्यक्तिगत, ठीक है ना। इसमें हम अपनी बहुत बड़ी दाढ़ी रख सकते हैं, बहुत बड़ी मूछ रख सकते हैं, बहुत बड़े बाल रख सकते हैं, साधु का वेश रख सकते हैं। हम जो है पूरे निर्वस्त्र भी हो सकते हैं, जैसे जैन में रहते हैं दिगंबर, ठीक है ना। ऐसे हम जो है, हमें व्यक्तिगत आजादी है किसी भी धर्म को फॉलो करने की, उसमें आस्था रखने की, उसको मानने की, ठीक है ना। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें आ जाती है एक बात, क्या, अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है मेरे अंदर, मेरे इमोशंस, मेरे भाव। जरूरी नहीं कि मैं जो है अपने मतलब जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई भजन सुन रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई ये कव्वाली वगैरह होती है, यदि वो चल रही है और मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं वो भी सुन सकता हूँ, मैं जो है वो भी सुन सकता हूँ। सिख धर्म से जुड़ी हुई चीजें, सिख धर्म की जब वो होती हैं शाम को आरती वगैरह, तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो धर्म से जुड़ी हुई किसी भी अगर आप प्रेयर को सुनोगे तो वो अच्छी ही लगेगी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ठीक है ना। उसकी जो टोन है वो बिल्कुल एक शांति प्रदान करने वाली होती है, तो वो जो है, ठीक है ना। अब अगला कौन सा, 26, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये क्या करता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की हमें जो है आजादी देता है। इसमें जैसे सामूहिक रूप से हम जो है कोई काम करना चाहें धर्म से जुड़ा हुआ, मान लो कि मुझे कहीं मंदिर बनवाना है, तो मंदिर के लिए अकेले व्यक्ति पे पैसे नहीं है, तो सब लोगों ने ग्रुप में पैसे इकट्ठे कर लिए, चंदा इकट्ठा कर लिया, मंदिर बनवा लिया। कहीं पे लोगों ने मस्जिद बनवा ली, कहीं पे गुरुद्वारा बनवा लिया, कहीं पे चर्च बनवा लिया। एक सब लोगों ने ग्रुप बना के कोई ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के माध्यम से कोई धार्मिक इमारत का निर्माण किया। कहीं सभी ने ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ के कहीं पे कोई भंडारा लगाया, जैसे तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, परिक्रमाएं होती हैं, वहां पे बीच बीच में भंडारा लगा देते हैं, ठीक है ना। और भी शिविर वगैरह लगते हैं। ये जितने भी सामूहिक धार्मिक कार्य होते हैं उनको कौन आजादी प्रदान करता है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत के लिए, अकेला बंदा, इंडिविजुअल, और 26 सामूहिक, लोग ग्रुप में धर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। तो ठीक है ना बेटा। अब आगे कौन सा, आर्टिकल तुम्हारा जो है 27। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है आप तुम्हारा जो धार्मिक मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी है, ठीक है, ये जो धार्मिक जो इमारतें, धार्मिक जो संस्थान है, वहां पे जो धन होगा वो धन टैक्स फ्री होगा। उस धन पे किसी भी प्रकार का टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, ठीक है ना। मतलब टैक्स फ्री होगा, क्या, मंदिर का पैसा, ठीक है ना, टैक्स फ्री होगा। मंदिर का पैसा, किसी भी धार्मिक संस्थान का पैसा टैक्स फ्री होगा। धार्मिक संस्थान का धन टैक्स फ्री होगा, ठीक है ना।
अब क्या है नेक्स्ट, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? यदि आपने जैसे सरकारी संस्थान होते हैं, संस्थान क्या, जैसे यूनिवर्सिटी, सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, स्कूल जो होते हैं ना, सरकारी जो विद्यालय होते हैं जिनको एक तरह से सरकार का जो डोनेशन मिल रहा है, सरकार का पैसा मिल रहा है उनको चलाने के लिए, संचालन के लिए, वो विद्यालय किसी भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी होती है, इंटर कॉलेज होते हैं और विद्यालय, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, वहां पे किसी भी व्यक्तिगत धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है। ठीक है ना, जैसे कि प्रेयर वगैरह होती है। ठीक है, तो प्रेयर का मतलब ये नहीं कि जो है आप सोचो कि जो है ये तो अलग पार्टिकुलर धर्म से, मतलब वो उस भाषा में की जा रही है, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ठीक है ना, ये क्या है संस्कृत में हो जाता है। ठीक है, इतनी शक्ति मुझे दे न दाता। कोई भी सरकार द्वारा धन प्राप्त या सरकारी विद्यालय किसी भी धर्म से जुड़ी शिक्षा नहीं दे सकता, मतलब आप यही समझो कि जितने सरकारी संस्थान हैं उनमें आप किसी भी इंडिविजुअल धर्म के बारे में बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हो, क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे सबको और सभी धर्म समान हैं। ठीक है ना, सबके लिए, मतलब मैं किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता हूँ, आप किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकते हो। ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा, अब इससे आगे आता है नेक्स्ट हमारा जो वो है अधिकार, वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। मतलब ये होता है 29 और 30। कौन सा? 29 से 30 दो आर्टिकल है, दो अनुच्छेद हैं, 29 और 30। इसमें क्या है? 29 में क्या है? 29 में है आपका कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं एवं किसी भी संस्था में, किसी भी संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं ये उनके लिए स्पेशली 29 और 30। ठीक है ना, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी जो सपोज दैट कहीं पर 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से कई धर्म के लोग हैं, उनमें से एक धर्म किसी के भी मात्र 10 लोग हैं, किसी के और ज्यादा, तो जो 10 लोगों से
10 लोग या उससे कम लोगों वाले धर्म अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक है ना, मतलब 10% से कम वाले लोग अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो अब ये आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं, मतलब अपनी संस्कृति के आधार पर वो रह सकते हैं, अपनी रीति रिवाज, अपने ब्याह शादी, उनके त्योहार जो भी है वो सब वो सेलिब्रेट कर सकते हैं बढ़िया से। किसी भी संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी संस्थान में वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अल्पसंख्यक हैं तो वो किसी में नहीं करेंगे जैसे। लेकिन आप देखो इसमें आप लोग सोच सकते होंगे कि ये अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें और कोई नहीं ले सकता शिक्षा, लेकिन उसमें ले सकता है, उसमें सारी डिग्री है, लेकिन वो स्पेशली मुस्लिमों की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए उसमें मुस्लिमों से जुड़ी हुई ज्यादा शिक्षा प्रणाली है। वहाँ के लोग वो एक तरह से बहुसंख्यक हैं मुस्लिम वहाँ पे, तो इसलिए अदर रिलीजन वाले लोग वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और वो जाते नहीं है, और वो सोचते हैं कि हमें जो है वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा और लोगों को और धर्म वालों को, लेकिन वहाँ पे सबको मिलेगा। और भी कहीं पे पूरे भारत देश में कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसमें किसी भी धर्म का बच्चा पढ़ सकता है, यदि ऐसा वहां पे रोका जा रहा है तो ये बिल्कुल अनलीगल है, उस वहां पे कार्रवाई करवा सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अब उनको लगा कि भाई हम जो है कम मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं बहुसंख्यकों के साथ। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जैन धर्म वाला कोई व्यक्ति है ना, वो दिगंबर है और वो भी पढ़ने जा रहा है, तो वो अब सबके साथ जाएगा तो उसको क्यों बिल्कुल ही अलग लगेगा, सब लोग देखेंगे उसकी तरफ। तो वो नहीं मना कर रहे, संस्थान वाला मना नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ और लगता है, अलग से लगता है। जैसे किसी बच्ची की शादी हो जाती है, किसी लड़की की शादी के बाद वो क्लास में जाती है साड़ी पहन के, तो कुछ अलग सा फील होता है और लोग जैसे देखते हैं ना उसकी तरफ, तो वो खुद ही अंदर से कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे फिर इनका जो है एक जो है इशू आया कि भाई अब हमारे बच्चे फिर ऐसे कैसे पढ़ेंगे, तो इनको एक मतलब जो है एक आर्टिकल में जो है प्रावधान किया कि ये जो है अपनी अलग से शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। ये का मतलब अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान भी चला सकते हैं, शिक्षा संस्थान भी चला सकते हैं और इनको जो है गवर्नमेंट फंड भी करेगी, गवर्नमेंट फंड भी देगी, जैसे अपने सरकारी यूनिवर्सिटी और विद्यालय वैसे इनको भी देगी। अब इसी के तहत जैसे मदरसा जो होते हैं ना वो इसी के तहत चलते हैं। ठीक है ना। और जैसे संस्कृत जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, संस्कृत के जो विद्यालय हैं वो भी ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, अब ये बच्चे जो है इनमें भी पढ़ सकते हैं और उनमें भी पढ़ सकते हैं, जो और संस्थान है ओपन उनमें भी पढ़ सकते हैं और इनमें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इनको सरकार भी फंड करती है। ठीक है। और ये इस तरीके से। अच्छा, इनमें क्या होता है, अब जैसे मदरसा है, मदरसे में यदि पढ़ाई हो रही है तो मदरसे में क्या पढ़ाई करवाई जाएगी उर्दू से रिलेटेड, और उर्दू से रिलेटेड पढ़ाई होगी तो उर्दू कहाँ से आई, उसके जो संरक्षक कौन थे, वो सब मुसलमान थे, तो उनकी पढ़ाई अपने आप ही आगे आगे ऊपर उठ के। ठीक है। अब संस्कृत वाली पढ़ाई है, संस्कृत कोई पढ़ने जाएगा तो संस्कृत के जो संरक्षण किसने किया था, वो हिंदू ऋषि मुनि थे, तो उनकी अपने आप ही आगे प्रमोट होंगे वो लोग। ठीक है ना। तो अब जैसे कोई कहे कि जी मदरसा में स्पेशल इस्लाम कोई पढ़ाया जा रहा है तो वो उनकी मजबूरी है, कोई कहे जी संस्कृत ही पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में हिंदुओं से सनातन से रिलेटेड चीजें सिखाई जा रही है तो उनकी मजबूरी है भाई, वो तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो वहां पे उनका माहौल है, उनका एनवायरमेंट है उसी चीज का। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा देखो इससे आगे आता है आर्टिकल 30 और इसमें कोई भी मौलिक अधिकार अब नहीं है। पहले था कौन सा, नहीं 29-30 तो हो गया था, है ना,
29, 30 तो हो गया, ये आएगा अब यहाँ पे आपका ये आएगा अब यहाँ पे आपका 31, ठीक है ना। कौन सा 31? इसमें है संपत्ति का अधिकार है, नहीं था, अधिकार था, क्या था। अच्छा, अब ये 31 में भी है और एक आपका 19A या 19 का नंबर 1 वहां पे भी है, ये 2 में है, ठीक है ना। अब दोनों से देखो, उस समय क्या था, जो मोरारजी देसाई थे वो थे प्राइम मिनिस्टर, कब 1978 में, ठीक है। तो उनके सामने विकास में बहुत ज्यादा बाधा आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि जहां से भी रोड निकालने के लिए गए कोई जमीन ही ना दे कि हम नहीं दे रहे अपनी जमीन को, कोई भी विकास कार्य करने के लिए कहें तो सब लोग जमीन के लिए मना करें, तो ये जो है बहुत बड़ी दिक्कत आई। तो इन लोगों ने 1978 में एक संविधान में संशोधन किया, संविधान में एक संशोधन किया, ठीक है ना। कौन सा संशोधन था ये? 44वां, मतलब इससे पहले 43 संविधान में संशोधन हो चुके थे 1978 से पहले। अब देखो 50 में बन के तैयार हुआ है, 50 से 78 में 44वां हो रहा है, ये 44 इससे पहले 43 हो चुके थे, ठीक है। 44वां संशोधन था ये, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसमें इस संशोधन में क्या किया, इस संशोधन में कहा गया कि इस संपत्ति के अधिकार को ही यहां से हटा दो। अच्छा, उनके जो सलाहकार थे उन्होंने बताया था कि ये जो है किसी भी आर्टिकल में आप लेके जाओ, लेकिन यदि आप इसे 12 से 35 तक ही ले जाओगे तो ये फिर मौलिक अधिकार ही रहेगा, तो इसे बिल्कुल ही कहीं अलग ले जाओ। तो वो मोरारजी देसाई ने ले जाके बहुत दूर ले जाके डाल दिया, कहाँ पे 300 कहाँ पे 300 में ले जाके डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या था, एक कानूनी अधिकार, अब ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार। अब इस पे गवर्नमेंट का अधिकार है। अब जो है कोई कहे कि मैं इतनी संपत्ति नहीं दे रहा, वो कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट कहेगा भाई देख, कोई तेरा पड़ोसी ले रहा हो, कोई और जमीन को ले रहा हो, तब तो मैं तेरी जमीन की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन अब सरकार ही ले रही है तो ये अब आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ये कानूनी अधिकार हो गया है। और कानून को बनाए रखने के लिए जो भी उचित होगा वो करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे आएगा जो है आपका नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 32 में, ओनली 32। इसमें कई सारी रिट जारी होंगी, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। जितने भी ये मौलिक अधिकारों के आर्टिकल हैं, जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन सब की आत्मा एवं हृदय कहा था इसे किसने, अम्बेडकर जी ने, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे मौलिक अधिकारों की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जितने ये आपके 5 मौलिक अधिकार हैं, अधिकार तो वही हैं, ये तो सिर्फ उनका उपचार है। यदि उनका हनन किया जा रहा है, यदि कहीं पे वो आपका हनन हो रहा है, ठीक है ना, पता चला। अच्छा बेटा, इसे समझेंगे हम बाद में, ठीक है। ये बड़ा, इसकी एक अलग से एक कल क्लास चलाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, ओके।